तो जैसा नाम से है एनसी है न्यूमेरिक कंट्रोल है, यानी डिजिट्स, नंबर्स। नंबर्स किसी फीचर्स को कंट्रोल करते थे, चाहे एक्स में मूवमेंट हो, किसी भी एक्सिस के मूवमेंट को हम लोग क्या करते थे, नंबर से कंट्रोल करते थे। तो ये क्या क्या, ये जो नंबर्स थे इनके साथ में कौन कौन से फीचर्स जो चीज जुड़े हुए थे, वो क्या क्या चीज थे, नंबर्स थे, लेटर्स थे और कुछ सिंबल्स थे जिनको हम लोग यूज किए थे। तो हाईलाइटेड ओके सर। फीचर्स था कि अब हम लोग किसी भी चीज को कमांड देने के लिए, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास में तीन चीजें आ गई, जिनको हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, ऑटोमेशन में जा रहे थे, तब हम इन तीन फीचर्स को यूज किए जो हमारे पास में शुरू से था। पहले इनिशियल स्टेज में हमारे पास में नंबर्स थे, लेटर्स थे यानी अल्फाबेट्स वगैरह कुछ थे, और कुछ सिंबल्स थे, स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिंबल्स थे जिनको हम लोग यूज करते आए थे। अब ये सारी चीज को हम देखते थे, इन्हीं को यूज करके हम लोग क्या किया, अलग अलग ऑपरेशंस करने लगे अलग अलग मशीनों पर। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कंट्रोल कर रहे हैं न्यूमेरिक से, तो हमारे पास में क्या क्या है कि ये किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। जो भी वर्क करना है, प्रोग्राम। सीक्वेंस, एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी चीज को बना के रखें, इंस्ट्रक्शंस अगर हम किसी चीज को करवाना है, जब हम खुद करते हैं तो हम अपने लिए क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसी चीज को। जब हम किसी और से करवाना रहता है तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको निर्देश देते हैं कि आपको अब ये करना है, इसके बाद में ये स्टेज जाना है। यानी ऐसा समझ के चलते हैं कि सामने वाले को कुछ आता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है किसी भी चीज के बारे में। तो वैसे जन को जब हमको सिखाना रहता है या फिर करवाना रहता है, काम किसी से करवाना है, तो हमको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि आपको पहले ये करना है, फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है। तो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं किसी चीज को या फिर मशीन्स को, जब हम दे रहे थे काम करवाने के लिए, क्योंकि क्या है, मशीन से, इंसानों से बात करना अलग था, इंटरेक्ट करना अलग था, मशीन और ह्यूमन का इंटरेक्शन अलग था। तो हम क्या किए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए जिसमें गाइडलाइंस को यूज किए, जिसमें हम किन चीजों को इस्तेमाल किए, पहले लेटर्स को यूज किए, नंबर्स को यूज किए और सिंबल्स को ही। और इन्हीं से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए, जब हम उसे दिए तो इन्हीं को ही प्रोग्राम कहा गया। इन न्यूमेरिकल कंट्रोल मेथड द नंबर्स फ्रॉम द बेसिक प्रोग्राम। नंबर्स क्या थे, बेसिक प्रोग्राम से मूवमेंट देना था, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन कहना क्या है, हम चाहते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दें वो उसको मशीन क्या है, आसानी से इंटरप्रेट करे। जैसे जैसे अब क्या है, इसमें चेंजेस भी लाते, प्रोग्रामेबल का मतलब था कि इसमें चेंजेस ला सकते थे, रिजिड नहीं थी कि एक बार डालें उसके बाद में जैसे जॉब का कंडीशन चेंज हो रहा था, वर्किंग कंडीशन चेंज हो रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम दिए थे उससे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके उसको चेंज अल्टर कर सकते थे, और जॉब जो नए चेंजेस आए उसके साथ में आसानी से। इसीलिए क्या हुआ कि इनमें प्रोग्राम लिखना काफी आसान हो गया। हर बार अच्छा। नए जॉब के लिए हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जनरेट कर सकते थे, ये और यही फ्लेक्सिबिलिटी लेके आया था। अब इससे पहले जब हाँ। ऑटोमेशन नहीं था, जब मैनुअल कंडीशन में था, कोई स्किल वर्कर या फिर लेबर जब काम कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता था, अगर वो व्यक्ति अगर नहीं है, इन एब्सेंस, अगर उसका एब्सेंस है, उस दिन अगर वो नहीं आया या फिर किसी कारण से वो नहीं काम कर पा रहा है, तो हमको उतना जी। देर के लिए डिले करना पड़ जाता था। पर यहाँ अब वैसा नहीं था, वो जो भी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस था वो क्या कर सकता था, कोई भी जो सेमी स्किल्ड है वो भी उस पंच कार्ड्स का या फिर मैग्नेटिक टेप का या स्ट्रिप्स का यूज करके वो क्या कर सकता था, नए प्रोग्राम में उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके जॉब के अनुसार वो चला सकता था। अब ये क्या है, अब चेंजेस, थोड़ा सा हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है, कैसे कैसे ऑटोमेशन आया। अब शुरू में बताएं कि जॉन टी पार्सन नाम का जी। एक व्यक्ति था जो क्या करता, मिलिट्री के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता था। तो मिलिट्री। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्री वही हुआ करता था। जब जब बाकी इंडस्ट्रीज में जहाँ खपत कम था, उसके हिसाब से मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे खूब सारे मेटल वर्किंग या उससे जुड़े हुए काम को किया जाता था। तो इन्हीं में एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट था जॉन टी पार्सन नाम का, वो मिलिट्री के लिए कुछ इक्विपमेंट बना रहा था। तो कन्वेंशनल मिलिंग में यूज कर रहा था। कन्वेंशनल मिलिंग कटर्स में क्या था कि आप फ्लैट सरफेसेस को हम प्रोवाइड करते थे, बनाते थे, लेकिन अब इसके पास में आया था एक ऐसा पार्ट बनाने के लिए जिसमें कर्व था, प्रोफाइल। यानी एक जो फ्लैट पोर्शन से अलग हटके क्या था, कर्व प्रोफाइल था जिसको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो किसी हिसाब से वो एक ऐसा तरीका बनाया हम्म। जिसमें क्या हो कि कर्व बन जाए। तो इसी को और प्रमोट करने के लिए और एनहेंस करने के लिए जब वो देखा कि अगर हम इस तरह से कर्व बन रहा है
क्या हुआ, वो किस तरह से कर्व बनाने का कोशिश किया कि वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को, गियर्स और जो स्क्रूज वगैरह थे एक कन्वेंशनल मशीन्स में, उसको क्या किया, किसी हिसाब से वो कोऑर्डिनेट से चलना सिखाया कि भाई क्योंकि कर्व पाथ ट्रेस करना है तो चूंकि सभी चीज स्ट्रेट नहीं है, हर पॉइंट्स पे उसको वेरी करते हुए जाना है मूवमेंट को। तो वो क्या किया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें क्या हो कि अगर कहीं से हम उस मूवमेंट में जाना चाहते हैं या किसी खास पोजीशन में मूवमेंट चाहते हैं, चाहे एक्स का चाहिए, चाहे वाई का चाहिए या फिर जेड का चाहिए, तो उसमें वो तरीका बनाया। लेकिन इसको ये और एनहेंस नहीं कर पाया था, इसीलिए इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए वो क्या किया, तब के समय में वो सामने आया, जो जो मिलिट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था या रिसर्च वर्क से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट थे, एमआईटी को वो अप्रोच करता है। ये बात है 1940 का। और 8 साल बाद 1948 में जब यूएस एयरफोर्स को जब उसका जरूरत पड़ा, जब वो जान रहा था कि इस तरह का प्रोफाइल जनरेट कर पा रहे हैं, ये एक था एरोप्लेन या मिसाइल्स के जो आगे का नोज पार्ट था उसको डेवलप करने का था बात। तो वैसा कंडीशंस में क्या हुआ कि वो दोनों जन आपस में मिलके, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब क्या होता है कि जब जरूरत पड़ती है तो कोई चीज, नई चीजों का आविष्कार होता है। उसी समय ही ये एनसी मशीन का प्रोटोटाइप पहली बार आया 1952 में। यानी जब वो कंसेप्ट दिया उसके 12 साल बाद एक ऐसा मशीन तैयार होकर आया जिसमें क्या हो गया कि हम न्यूमेरिकली डाटा अल्फाबेट, सिंबल्स और डिजिट्स के रूप में इनपुट करते थे, वो ठीक उसका एग्जैक्टली रेप्लिका बना देता था, उसको मैकेनिकली वे में प्रूव करके आपको मेटल पीस पे नजर आने लगता था। ये था थोड़ा सा उसका ब्रीफ हिस्ट्री था। अब इसमें होता क्या था, बेसिकली अच्छा। किसी भी एनसी सिस्टम में, यानी जो न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम था, उसमें 3 चीजें हम लोग के पास में सबसे कॉमन थी। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, और भी इनके साथ में अटैचमेंट हो सकते हैं, लेकिन कैटेगराइज करने के रूप में हम जब हम देखेंगे तो हमारे पास में पहला सिस्टम क्या था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज था हमको इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। इंस्ट्रक्शन हम किस में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, या तो पंच टेप में कर रहे थे, पंच कार्ड में, या मैग्नेटिक स्ट्रिप में कर रहे थे, या फिर डिस्क वगैरह में कर रहे थे, मेटल पंच कार्ड्स में, इसमें कर रहे थे। फिर दूसरा था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं साथ ही साथ मशीन के साथ में जो इंटरप्रेट करने का जो ब्रिज बनाता था, वो बनाता था कंट्रोलर यूनिट। और उन्हीं से ही कंट्रोल यूनिट से जो भी इनपुट सिग्नल्स या फिर डेटा जो आता था, रिसीव करता था वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से या फिर पंच कार्ड से, वो किस में इंप्लीमेंट करता था, मशीन टूल में। ये मशीन टूल कौन से हो सकते थे, जो भी कन्वेंशनल मशीन से जो ट्रेडिशनल थे हमारे पास में, चाहे मिलिंग हो चाहे लेथ हो, इन दोनों पर ही एक्सपेरिमेंटल वे में हम इसको यूज करना शुरू कर दिए थे। तो 3 बेसिक कंसेप्ट हमेशा रहेंगे किसी भी एनसी मशीन सिस्टम में। 3 फंक्शनल यूनिट्स थे, उसके जो कंपोनेंट्स थे, वो था पहला प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन वाला हमको पार्ट होना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जो दोनों जो इंटरप्रेट कर रहा है वहां से डेटा पंच कार्ड से या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप से, साथ ही साथ में मशीन टूल जो क्या है, कंट्रोल यूनिट जब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेता है, रीड कर लेता है, तो उसको आउटपुट का एक सोर्स चाहिए जो क्या होता था, मशीन टूल सर्व करता था। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, शुरू शुरू जब कंडीशन जब चल रहे हैं तो इन सब में जो पार्ट्स थे हमारे पास में, पहला प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस अगर आ गया। इंस्ट्रक्शंस क्या था, सेट ऑफ गाइडलाइंस था, या इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोग्राम्स था। इसमें क्या था कि किस तरह से वर्क करना है, क्या मूवमेंट करना है, कितना जाना है। मान लेते हैं कि किसी पार्ट को प्रोड्यूस करना है जिसका डायमीटर रिड्यूस करना है या लेंथ से मटेरियल हटाना है, ये सारी चीज उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में मिल जाता था। और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेरे पास डिवाइसेस थे, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते थे, पंच कार्ड्स होते थे, फ्लॉपी डिस्क वगैरह होते थे, इन सब में देते थे। इनके बाद में इनको मैनेज करने के लिए पास में आया कंट्रोलर यूनिट। कंट्रोलर यूनिट को हम लोग, या फिर ज्यादातर हमेशा क्या है, इसको एमसीयू से डिनोट करते थे, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट। और फिर लास्टली आता था मशीन टूल। अब क्या करता था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास में है, इनमें होते क्या थे। जब हम प्रोग्राम्स बोलते हैं, प्रोग्राम्स में होते क्या, प्रोग्राम्स में कुछ ज्यादा नहीं, केवल इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज के लिए क्या है, सीक्वेंस बनाए गए हैं कि एक भी सीक्वेंस अगर मिस करता है तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता था। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम होते थे उसमें हम क्या देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देते हैं उसको, मशीन को, ताकि वो इंटरप्रेट कर दे। क्यों, मशीन ये समझे कि उसको अब करना क्या है, व्हाट इट हैज टू डू। ठीक है।
पहला स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन उसको दिए और उसको मशीन क्या इंटरप्रेट करता था कि अब उसे जो इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद उसे करना क्या है। जिस तरह से स्कूल में बड़ा कॉमन एग्जांपल है, जब हम लोगों को कोई बोलता है सिट डाउन, तो अल्टीमेटली हम लोग का उसका इशारा रहता है कि आपको बैठना है। तो बाकी लोग भी उसको रिस्पॉन्स दिखाते हैं और बैठना। बैठते हैं। जैसे कोई आपको ग्रीट करता है, सामने आता है, तो आप अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है, तो आप उसके बदले में रिप्लाई करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बाद में रिप्लाई। तो ये ही रिस्पॉन्सिव क्या था, जब इंस्ट्रक्शन जब किसी मशीन को मिल जाता था कंट्रोलर के द्वारा मशीन टूल को, तो वो जब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिला है, तो मशीन टूल परफॉर्म अपना करने लग जाता था कि उसे करना क्या है। हो सकता था ये इंस्ट्रक्शन किस तरह के हो सकते थे कि किसी मेटल पीस को टर्निंग करना है किसी खास डायमीटर तक। मान लेते हैं मेटल पीस हमारे पास में जो जॉ में होल्ड किए हुए 50 एमएम का है, 50 एमएम का डायमीटर है। अब हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि टर्निंग करके इसको क्या करना है, डायमीटर रिड्यूस कर देना है, 48 एमएम का कर देना है। यानी 2 एमएम मटेरियल जो एक्सेस है या फिर स्टॉक है उसको हटा देना है। हो सकता है इंस्ट्रक्शन में क्या हो कि किसी होल को ड्रिल करना है, कहीं पे ड्रिल करना है, किसी प्लेट में हो सकता है, किसी शाफ्ट में हो सकता है, ये बताना है। साथ ही साथ ये बताना है कि कितने डेप्थ तक, कितनी गहराई तक ड्रिल करना है, ये भी उसको इंस्ट्रक्शन में देना है। और ये चीज़ क्या है कि जी। हर चीज़, कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें हम उसको सेट ऑफ गाइडलाइंस पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि अब आपको ये करना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशंस वो करने वाला है, उसके साथ में जो भी नेसेसरी टूल्स या इक्विपमेंट्स उसको ज़रूरी रहेंगे, वो प्रॉपर जगह पे है या नहीं, या फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ हमको देखना था। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कोडेड इन न्यूमेरिकल्स। क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो चूँकि मशीन्स क्या करते हैं, सिंपल जो हम लोग का जो लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट नहीं करता। वो किस तरह से पढ़ रहा है, या तो नंबर्स में न्यूमेरिकल हो डाटा, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म्स में सिंबल्स के रूप में हो, और एक ऐसा मीडियम हो जिसमें क्या हो, जो कंट्रोलर है वो उसको रीड कर पाए। The mediums commonly used earlier for writing the instructions were punch cards। शुरुआती दौर में सबसे पहले क्या किया, मेटल पंच कार्ड्स को यूज किया गया। फिर उसके बाद जैसे चेंजेस आया, क्या आया, मैग्नेटिक टेप्स आने लगे। फिर उसके बाद में आ गया फिल्म्स आने लगे। ये 35 एमएम जो मोशन पिक्चर्स के लिए, जो पहले जो रील्स से डिस्प्ले होते थे सिनेमा हॉल वगैरह में, उसमें भी क्या रहता है, रील्स में ही डेटा रहता था, साउंड प्लेबैक करता था उसके साथ में। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहला सेट में देते हैं, प्रोग्राम्स जब किसी चीज में इनपुट कर रहे थे तब। फिर इसके बाद में आता है कि क्या क्या चीज होना चाहिए। प्रोग्राम बनाने से पहले जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए इन अ सेंस, कहने का जी। मतलब है कि वो उस प्रोसेस है, मान लेते हैं टर्निंग करते हैं तो किस तरह का टूल है, वो क्या मूवमेंट करता है, किस हिसाब से चल रहा है, कौन-कौन से उसके फेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ को देखना है। टूल का कैसे मूवमेंट होता है, टूल जब वर्कपीस से बाहर आता है या टूल जब वर्कपीस के क्लोज जाता है, तो ये सारी चीज़ उसके पास में बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा नॉलेज हो। प्रोग्रामिंग नॉलेज उसका ही बेहतर हो सकता है जिसके पास में मशीनिंग नॉलेज है। मशीनिंग नॉलेज अगर नहीं है, इन एब्सेंस अगर मशीनिंग नॉलेज उसको नहीं है, तो एक अच्छा प्रोग्राम वो नहीं बना सकता। कहने का मतलब है, अगर केवल वो जानता है कि किस तरह से वर्कपीस और टूल इंटरैक्ट करता है आपस में, अगर वो बढ़िया से जानता है, तो क्या हो सकता है, उसका जो बनाया हुआ प्रोग्राम है, यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो जो देगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। The person should know the various steps of machining required to manufacture a particular product and should be able to write these steps in the form of program that can be understood by the control unit of the NC machine। अब क्या रहता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको आता है या फिर जिसमें वो है, उसको एक्सपर्टाइज जिसमें है, जिस फील्ड में है, तो वो उसको जाने। साथ ही साथ उसमें कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि जो भी चीज़ वो देखा है, इंटरप्रेट करता है, वो उसको राइटिंग्स में यानी इंस्ट्रक्शंस के रूप में भी रख सके। इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जब उसको पढ़े, या फिर कोई और जो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उस फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। One can also input the instruction directly into the controller unit manually. This method is called manual data input। अब यही फीचर जो है एमडीआई यानी मैनुअल डाटा इनपुट का फीचर भी क्या होता है, जिसको मशीनिंग नॉलेज है, वही सीएनसी हर मशीन में, जितने भी सीएनसी मशीन है वहां पे एक एमडीआई मोड रहता है, जहां पे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर के द्वारा डालना होता है।
तो ये फीचर्स को आज भी चलते आया है, जो एनसी मशीन्स का था वो आज भी फीचर्स चलता आता है। किसी भी कोई भी मशीन्स में एमडीआई मोड हमेशा रहेगा, जिसमें क्या होगा, छोटे प्रोग्राम, छोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यूजर ऑपरेटर के द्वारा डाला हुआ रहता है, पहले से नहीं लिखा रहता है, इसमें ऑपरेटर डालता है, उसके हिसाब से वो चलाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे काम कर सकते हैं। देन देयर इज अ डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी डीएनसी। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब है कि एक जो कंप्यूटर रहेगा वो क्या कर सकता है, बहुत सारी मशीनों को एक जगह से कंट्रोल करता है। ये ऐसे सभी मेथड्स को हम लोग डीएनसी में डालते हैं। अब कंट्रोलर यूनिट्स का काम है। कंट्रोलर यूनिट जो आता है, इसका सेकंड पार्ट जो है, तीन बेसिक पार्ट्स में, जैसे पहले था कि हम कहाँ से लाते हैं डेटा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में मशीन यूनिट था। अब ये जो सेकंड पार्ट है हमारे पास में, मशीन कंट्रोल यूनिट, इसका क्या काम रहता है कि पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, पढ़ना और समझना, उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में मीनिंगफुल इंटरप्रेशन करके ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी सिग्नल्स है, वो हम किसको भेजते हैं, मशीन को भेजते हैं। तो ये सब रीड करने का काम करता है एमसीयू का, यानी फिर मशीन कंट्रोल यूनिट्स का काम रहता है। It reads and interprets the program of instructions and converts them in mechanical actions. अब जो भी इंफॉर्मेशन हमको पंच कार्ड से मिला है, या फिर जो भी हमको मेमोरी डिवाइस से हमको जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको क्या करता है, अब ये मैकेनिकल एक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। Thus, the controller units forms an important link between program and the machine tool. अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पार्ट को अगर हटा देते हैं तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो हमको क्या इंटरप्रेट, जो उसको पढ़ भी सके, समझ के मैकेनिकल एक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट है वो केवल कंट्रोल यूनिट है। द कंट्रोल यूनिट ऑपरेट्स द मशीन्स एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। अब इसके पीछे भी एक खास बात क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट है, केवल और केवल उन्हीं एक्शंस को इंटरप्रेट करता है, या फिर उन्हीं को मैकेनिकल एक्शंस में परफॉर्म करता है जो उसको सही गाइडलाइंस दे रहा है। अगर थोड़ा सा भी मिस मैच होता है, क्योंकि इसके पास अपना दिमाग नहीं रहता है, तो वो क्या करता है कि उसको करने से, उस काम को इंटरप्रेट करने से मना कर देता है, या रोक देता है, या ब्लॉक कर देता है। द टिपिकल कंट्रोल यूनिट कंप्राइजेस द टेप रीडर। अब इसमें होता क्या है, कंट्रोल यूनिट में मेरे पास में जो है उसमें क्या रहता है, जिस हम मैग्नेटिक टेप को अगर डाले हैं तो उसको पढ़ने के लिए टेप रीडर है, डेट बफर है, सिग्नल आउटपुट चैनल्स टू मशीन टूल्स। सिग्नल्स जो आउटपुट करेंगे, जो इनपुट हमको अगर मिल गया है मैग्नेटिक टेप से, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट के रूप में क्या करते हैं, एक ऐसा मीडियम देते हैं जो क्या मशीन पे कंट्रोल रहे। फीडबैक चैनल, फीडबैक चैनल का मतलब है कि मशीन से दोबारा रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए कि सामने वाला, अगर हम कोई मूवमेंट दिए हैं, चाहे एक्स और जेड में मूवमेंट दिए हैं, अगर हम एक्स में दिए हैं कि मूवमेंट, एक्स एक्सिस में मूवमेंट 50 mm का हो जाए, जेड एक्सिस में मेरा अबव चला जाए, +50 चला जाए, तो ऐसा मूवमेंट मशीन में हुआ है या नहीं, केवल हम इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिए। अगर वहां से अगर कोई ऐसा सिस्टम रहे जो हमको बताए कि मशीन में ये वाले इतना मूवमेंट हो चुका है, तो उसको भी क्रॉस चेक करने के लिए क्या रहता है, फीडबैक चैनल रहता है। फीडबैक क्या करता है कि बता देता है एक्चुअल में कि जो सिग्नल दिए इंस्ट्रक्शन के रूप में, जो हम सेंड किए हैं, जो इतना मूवमेंट होना चाहिए, क्या वाकई वहां पे हो गया। अगर हो गया है तो उसका सिग्नल वापस से कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। एंड द सीक्वेंस कंट्रोल टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल मशीनिंग ऑपरेशंस। और क्या होता है, ऐसा बहुत सारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम रहता है उसमें, इनहेरेंट पहले से रहता है, जो क्या करता है, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। शुरुआती दौर में इनिशियली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पंच टेप आर रेड बाय टेप रीडर। सबसे फर्स्ट स्टेज में वही होगा, जो भी टेप से आता है, पंच टेप में से, उसको क्या करता है, टेप रीडर रीड करता है, विच इन शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से क्या करता है, मैकेनिकल डिवाइसेस या मैकेनिकल मूवमेंट्स को शो करता है और वो आगे बढ़ता है। द डाटा फ्रॉम द टेप इज स्टोर्ड इनटू डाटा बफर इन लॉजिकल ब्लॉक्स। क्या करता है, बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब है कंडीशंस वाले वैसे इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या हो, अगर उसके लिए सभी फेवरेबल कंडीशंस है तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी भी प्रोग्राम में क्या हो कि वो सारे चीज जो अनफेवरेबल है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये कुछ कंडीशनल लॉजिक्स उसमें रहेंगे, और हर ब्लॉक यानी हर लाइन में इस तरह के इंस्ट्रक्शन उसको मिलते रहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, एमसीयू में द कंट्रोलर सेंड्स द इंस्ट्रक्शन टू द मशीन टूल वाया
सिग्नल आउटपुट चैनल्स अब क्या करता है, जो हम डेटा पहले जो इंटरप्रेट किए मैग्नेटिक टेप से टेप रीडर के काबले, अब वो क्या करता है, अब इनको सिग्नल्स को वापस भेजना है। भेजना किसको है? मशीन टूल को, ताकि क्या हो, जो भी सिग्नल्स आए हैं, जो भी डेटा हमको मिला है, वो उसका क्या हो, एग्जैक्टली उसको कॉपी बने, जो भी इंटरप्रेट हो मशीन्स में हो, यानी मैकेनिकल फंक्शंस अब हो, मैकेनिकल एक्शंस अब परफॉर्म हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं वाया सिग्नल से। सिग्नल आउटपुट चैनल्स हमारे पास में रहते हैं, उससे जाता है। द फीडबैक चैनल्स इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस हैव एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन्स। अब जो फीडबैक डिवाइसेस या फीडबैक सिस्टम्स जो रहते हैं कंट्रोल यूनिट में, वो क्या बताते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन मशीन को सेंड किए हैं, वो मशीन्स क्या किया है करेक्टली, वो अगर परफॉर्म कर देता है तो उसका भी हमको क्रॉस चेक मैसेज या फिर सिग्नल हमको वापस से कंट्रोल यूनिट में मिल जाता है। The sequence control part of the controller unit ensures that all the operations are executed in proper sequence. अब क्या रहता है, इंस्ट्रक्शंस में कुछ कोडिंग्स वगैरह इस तरह से की रहती है कि जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो भी एक्शंस अगर उसमें डिजिग्नेटेड है किसी भी प्रोग्राम में, तो वो क्या हो, एक सीक्वेंस में चले। यानी सेट ऑफ गाइडलाइंस उसके लिए भी है कि अगर प्रोग्राम्स इस हिसाब से है तो वो सारी चीज को किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, वो पहले उसको देखता है। One thing to note about the controller unit here is that all modern NC machines are equipped with microcomputers. अब जितने भी चीज है वो सब में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। सभी चीज जैसे हमारे मोबाइल फोन्स या हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, सभी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर्स है, जो हमारे क्या करते हैं, एक यूजर के डेटा को उसके हिसाब से चलवाते हैं। The program is fed into the computer directly and the computer controls the working of the machine tool. अब क्या करते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर है सभी मशीन्स के साथ में। एक जो पैनल है अभी जो मॉडर्न सीएनसीज है, उसमें क्या है कि मशीन्स पहले से ही है, एक उसमें सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम्स लगा हुए हैं जिसमें डाटा फीड करते हैं, और सीधे सीधे तुरंत एग्जैक्टली उसी टाइम पे रियल टाइम में ही क्या होता है कि डाटा को इंटरप्रेट करके वो मशीन को चलाने लग जाते हैं। तो जहां कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, जहां पे तुरंत रियल टाइम परफॉर्मेंस होते हैं, डिले नहीं होता है, वो सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएनसी। तो ये सारे पार्ट जो था एनसी अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सीएनसी में क्या था कि रियल टाइम में फंक्शनिंग हो रहा था, और एनसी मशीन्स में क्या होता है, पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी डिवाइस में लेके आइए, मेमोरी में लेके आइए, आप उसको फिर फेड करिए किसी सिस्टम में, तब जाके वो चलता था। और इसमें ऐसा नहीं था, माइक्रो कंप्यूटर्स पहले से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें डाटा पहले से डालेंगे और वो चलना शुरू कर देगा। अब मशीन टूल क्या था, मशीन टूल जो हमारे पास में कोई भी मशीन, चाहे मिलिंग हो चाहे लेथ हो, ये सारी चीज क्या थे, मशीन से है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये ऑटोमेटेड था। अब ये मशीन टूल मेरे पास में किस तरह का हो सकता है, लेथ मशीन हो सकता है, ड्रिलिंग मशीन होता है, मिलिंग मशीन हो सकता है, या फिर और भी कोई भी जिसमें मूवमेंट हो, या फिर कोई वर्क परफॉर्म हो रहा हो, कोई टूल बन रहा हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा हो जिसको हम ऑटोमेट किए हैं, वो सभी चीज मशीन टूल के कैटेगरी में जाएगा। मशीन टूल को कंट्रोल करता है जो एनसी सिस्टम का जो कंट्रोल पार्ट रहता है, यानी एमसीयू पार्ट रहता है, वो उसे कंट्रोल करता है। इसमें एक माइक्रो कंप्यूटर्स लगा रहता है सीएनसी में, जो इस सारी चीजों को लेके चलता है। अब आता है कि प्रोग्राम कैसे बनाए, हाउ टू मेक अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बनाते समय जब है हमको ध्यान में देना है किस तरह से, तो हमारे पास में जो जनरली जो इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारे पास में कोई भी वर्क करने के लिए जहां ऑटोमेशन है वहां पे सीएनसी जरूर ही जरूर होगा। यानी सीएनसी होने का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम रहेगा जिसमें क्या होगा, मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, वैसा सभी चीज सीएनसी क्या कैटेगरी में जाएगा। तो जनरली किसी भी वर्कशॉप में या मशीन शॉप में हमारे पास में क्या था, जहां मशीन वर्कशॉप है, यानी मेटल से जुड़ा हुआ काम जहाँ पे कहीं कर रहा है, तो वहाँ पे बेसिक हमारे पास में जो जो कंट्रोल्स हमको दिखता है, जनरली जो दिखेगा, होने का बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जनरली हमारे पास में है वो चीज है, फानुक सिस्टम आता है सबसे पहला। उसके बाद मेरा हास का सीएनसी आता है, फिर सीमेंस, सीमेंस का ही कंट्रोल होता है सिनोमेरी। ये सारी चीज कॉमन है जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, और इनमें सबसे पहला लेवल का जो रहता है, यानी अर्ली स्टेज में कोई प्रोग्रामिंग या फिर मशीनिंग सीख रहा है सीएनसी में, तो ये सबसे बेहतर चीज है समझने के लिए फानुक का लैंग्वेज। ये इस चीज को हमको समझना होगा। हमेशा फानुक लैंग्वेज सभी कोई का बेस रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले बना था, सबसे अर्ली स्टेजेस में था ये। तो इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीज है प्रोग्रामिंग में। अब चलते हैं।
जब प्रोग्राम बनता है तो कोई भी प्रोग्राम फानुक लैंग्वेज होता है सर? हाँ, एक फानुक लैंग्वेज है। जिस तरह से कंप्यूटर के इंडस्ट्रीज में हमारे पास में क्या भाषा लैंग्वेज। फोर्टन, कोबोल, जावा ये सब जो है, लिब्स ये सब, डॉट नेट वगैरह ये सब क्या है, लैंग्वेज है हमारे पास में। उसी तरह क्या है, सीएनसी में जब आते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो हमारे पास में एक पैरामीटर है, इंस्ट्रक्शन है फानुक जैसा, और जो कंट्रोलर है, ये सारे चीज कंट्रोलर है, चाहे फानुक हो, चाहे सीमेंस का सिनोमेरिक हो, हाइडेनहाइन हो, हास कंट्रोल हो, ये सब कंट्रोलर है जो एक इंटरफेस देते हैं। अब सबसे आसान है फानुक को सीखना। अब इसमें देखते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं ना, हमको क्या चीज है कि प्रोग्राम 1 या 2 दिन में आसानी से नहीं सीखा जा सकता है। अब क्यों? इसके पीछे बहुत जी बड़ा सर। कारण है कि अगर हम प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, मशीनिंग का नॉलेज अगर है हमारे पास में, तो हम एक बहुत बेहतर प्रोग्राम बना सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन से वो चीज होगा, लेकिन एक अच्छा बनने के लिए हमको समय लगेगा। तो 2 चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि पेशेंस होना चाहिए, सीखते टाइम पे भी, बनाते समय में, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज आता है। जैसे हम किसी को भी, मेरे पास में एक जादू है जी सर। जी कि हम किसी को भी 1 मिनट में बाइक चलाना सिखा सकते हैं। अब बोलिए सर कैसे है कि बाइक क्या 1 है? मिनट में कैसे सीख जाएंगे? तो हम ये- बताते हैं ये- पहले क्या करना है, कोई भी यही तो बाइक बोल की। रहे सर। हाँ, 1 मिनट में हम बताते हैं, एकदम जादू है, फट से एकदम सीख जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो इसको नहीं सीखना होगा। अब क्या चीज है, बाइक लेना है, बाइक का चाबी लगाना है, इंजन स्टार्ट करना है, किक करना है, धीरे धीरे क्या करना है, क्लच को छोड़ना है, एक्सीलरेटर लेना है, और फिर गियर चेंज कर देना है। पहले 1 2 3, बस आप गाड़ी सीख गए चलाना। हो गया काम खत्म। तो क्या वाकई में इतना ही आसान है? नहीं सर। हाँ, तो यही चीज होता है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा वो अगर गाड़ी लेके घूम रहा है, चल रहा है, कंडीशन जितना बढ़िया है उसके लिए, तो वो उस हिसाब से क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। और लेकिन जो सीख जाता है, अब उसको सीक्वेंस अगर पूछने जाते हैं, तो आप उसको कभी ध्यान में देता होगा, कोई बाइक जो रेगुलर चला रहा है, वो बोल सकता है कि हम तो ध्यान ही नहीं देते कि अब हमको ब्रेक दबाना है, कि क्लच दबाना है, कि गियर लगाना है, टर्निंग ले रहे, लाइट इंडिकेट करना है, कि वो सारा चीज क्या होता है, हैबिचुएट हो जाता है, उसका आदत होता है, क्योंकि वो इतना बार चला चुका है कि उसको सब अब क्या है, वो अब माइंड दिमाग से लगाने का उसको जरूरत नहीं पड़ता, उसका बॉडी ही फंक्शंस करता है, देखते ही उसको समझ में आने लगता है। ये किस वजह से हुआ? प्रैक्टिस की वजह से आया है। जी सर। पेशेंस दिया है। कोई जो नया साइकिल सर सीखता है वो क्या प्रैक्टिस। करता है, धूप बरसात किसी का चिंता नहीं करता है, गिर रहा है पटक रहा है तब भी नहीं चिंता करता, और उसके साथ में घूमना शुरू कर देता है। तो ये चीज है, प्रैक्टिस जितना जी ज्यादा सर। रखेगा, पेशेंस जितना है, प्रोग्राम उतना ही अच्छा बनेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा प्रोग्राम बनाने के लिए, उतना ही बढ़िया आपका मशीनिंग नॉलेज बढ़ जाएगा। और क्या होता है, हमेशा गलतियों से आदमी सीख जाता है। तो अगर गलती करके अगर सीख रहा है तो बहुत बढ़िया जी चीज है, गलती करना भी चाहिए। गलती का फेल तो वही चीज है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला अटेम्प्ट होता है, पहला प्रयास होता है किसी चीज को सीखने के लिए। फेलियर इसीलिए ज्यादा मायने रखते हैं। तो हमको जब सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हमेशा क्या है, प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर देना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अलग तरह का सोच पाएंगे, उतना ही ज्यादा आसान होगा किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो ठीक इसी के साथ में मूव करते हैं हम लोग कि बनाना सर। प्रोग्राम को कैसे इंटरप्रेट करें, पहले सीखे कैसे, क्या चीज है। स्क्रीन को देखते रहिएगा, स्क्रीन में 3 फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बहुत जी आसान है, सर। जितना हार्ड है उतना लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, वैसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा जानकारी कि किस हिसाब से वो टूल अगर काम कर रहा है, क्या करना क्या चाहते हैं, अगर ये क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, टूल का मूवमेंट उसको दे सकते हैं। पहला फिगर जो हम देखते हैं यहाँ पे सामने में क्या दिखा रहा था, एक यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जिसका क्वाड्रेंट में क्या क्या डायगनली ब्लैक किया हुआ है, यानी रेफरेंस का पोजीशन दिया हुआ है, या फिर ओरिजिन हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। ये सिंबल जहां पे भी दिया हुआ है, यानी इसका मतलब ओरिजिन है वहां पे। यानी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जी। जाएंगे तो ये 0 0 है वैल्यू, ठीक है। ओके लेट सर। में या टर्निंग में मेरे पास में दो ओके। एक्सिस है, 2 एक्सिस शो करता है, यानी लेंथ वाइज अगर देखते हैं, लेंथ वाइज है तो इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। और अगर इस साइड से देखते हैं, उसका डायमीटर को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस एक्स देखते हैं, एक्सेस। और जेड एक्सिस लेंथ में देखते हैं। वर्कपीस का अगर लेंथ वाइज अगर देखते हैं जी। तो वो जेड होगा, और डायमीटर में देखते हैं तो वो होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। डायमीटर का सिंबल को हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह का स्टॉक साइज दिया हुआ है, कितना है, लेंथ यहाँ चक के बाहर में पकड़ा हुआ है,
22 mm का लेंथ दिया हुआ है और 2 जी साइजेस सर। दिया है, 22 है और एक है 18। डॉटेड लाइन जो दिख रहा है यानी इतना मटेरियल काट के हमको हटाना है, एक्सेस मटेरियल है। कहाँ से कहाँ रिड्यूस करना है, 22 से हमको जाना है 18 में जाना है, यानी 4 mm का मटेरियल हटाना है, जी। यानी पर साइड कितना हो गया, 2 mm मटेरियल एक्स्ट्रा है। हाँ, एक सर्कुलर 2 में mm। अगर रेडियस में अगर देखते हैं तो क्या होगा, पर साइड मेरा कितना है, ओवरऑल में डायमीटर में 4 mm है, तो पर साइड कितना हो गया, उसके लिए 2 mm मटेरियल हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी। नहीं सर। हाँ, तो कंफ्यूजन रहता है कि देखिए यहाँ पे 22 mm ओवरऑल डायमीटर है, हमको घटा के कितना करना है, 8 mm, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल कितना हो गया, 4 mm का। अगर सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि रेडियस क्या जी। होता है कि पर साइड दोनों साइड 2-2 mm घटाएंगे तब जाके ओवरऑल में 4 mm घटेगा, क्योंकि ये घूमते रहता है हमेशा। अच्छा सर, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, शुरू से कीजिए तो एक बार और एक बार। हाँ, तो शुरू में देखते हैं क्या है, इसका साइज कितना दिया है, 22 mm है। अब हम इसको घटा के कितना करना है, 18 mm। तो कितने का डिफरेंस है टोटल में? टोटल में 4 का सर। हाँ, 4 mm का डिफरेंस है, यानी डायमीटर में हो रहा है। अगर एक साइड से काटेंगे जी। क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो अगर 2 mm एक साइड से काट दिए तो ओवरऑल में 4 mm कट जाएगा। जी सर। हाँ, तो यही चीज को अगर ध्यान में देना है कि पर साइड में कितना है एक्स्ट्रा मटेरियल है, पर साइड 2-2 mm का है, यानी ओवरऑल में 4 mm घटाना है। अभी हम केवल ध्यान में देते हैं कि 22 से 18 जाना है, कितना लेंथ तक में जाना है, 22 लेंथ में जाना है। तो पहला हम क्या किए हैं, प्रोग्रामिंग में देखते हैं, पहला चीज है कि टूल को सिलेक्ट करना। पहला चीज था, स्टेप था मेरा यही कि टूल को सिलेक्ट करना है। टूल को सिलेक्ट किए तो हम क्या बोले, M06 कमांड लाएं। M06 कमांड का मतलब होता है M0 टूल चेंज करना, ठीक है। टूल चेंज किए टूल तो चेंज सर। हाँ, टूल चेंज करने के लिए अभी टूल चेंज नहीं, अभी छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं टूल को बुलाए। एक टूल की जरूरत होगी जो मटेरियल को जी सर। हटाएगा। तो टूल कहीं पे अपना टूल टरेट में था, सेफ पोजीशन में था। जब हम इसको बुलाएंगे तो हम क्या डायरेक्ट इस मटेरियल पे ही हटा देंगे, हम क्या किए, इसको दूर लेके आए, थोड़ा सा बाहर में यहाँ पे रेस्ट करवाएं, ठीक है। रेस्ट करवाएं और क्या किया, फिर जी। बोले कि धीरे धीरे मटेरियल को पेनिट्रेट करो। मटेरियल में क्या है, धीरे धीरे जब तेजी से लाएंगे तो हो सकता है इंसर्ट खराब हो जाए, टूल खराब हो जाए। तो हम क्या बोले, यहाँ एक किसी सेफ पोजीशन पे आकर रुको और जी सर। मटेरियल के अंदर जाओ। अब फिर क्या बोले, उस डेप्थ में अगर चल गया तो फिर क्या बोले, टूल को जाओ, मूवमेंट कराओ, कितना दूर तक जाना है, 22 तक। यही चीज था, हम तेजी से बुलाए, स्पिंडल को कांस्टेंट स्पीड में घुमाए, कितना है, 2000 आरपीएम में, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना रहा, 2000 का। फीड को हम क्या रखे, लेके चलते चले। 2000। हाँ, फीड को लेके चले mm पर रिवॉल्यूशन वन। में, G95 mm कितना जाएगा, 0.1 जाएगा, हर रिवॉल्यूशन में 0.1 आगे खिसकते जाएगा। कहाँ तक बोले, तेजी से आया G00, यानी रैपिड अच्छा। मूवमेंट का है, तेजी से आया X18 पे, बाहर में आया डायमीटर में। जब कभी हम x का वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा डायमीटर का ही वैल्यू लिखेंगे, कितना जाना है, 18 में रखें। और Z2 यानी अगर राइट साइड आए तो प्लस में रहेगा सब, लेफ्ट साइड जाएंगे तो सब माइनस में जाएगा। तो ये Z2 क्या रहा, टूल बाहर अच्छा। रहा। अब फिर क्या बोले, धीरे धीरे चलना है, यानी G01 का कमांड का यूज किए, धीरे धीरे मूवमेंट करके गया। कहाँ तक जाने के लिए बोले हैं, Z-22 तक, क्योंकि डायग्राम में वहां 22 तक दिया हुआ है यहाँ पे। तो टूल क्या करेगा, जी। -22 तक जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, टूल को तो वहीं पे छोड़ नहीं देना है, टूल को बाहर लाना है। तो टूल क्या करेगा, खिसक के बाहर आएगा यहीं से। अब वो क्या करेगा, इस तरह से बाहर आएगा, यानी x में 26 सेफ पोजिशन आ बाहर गया, है। टूल बाहर आ गया X26 में। फिर क्या बोलेंगे, तेजी से बाहर आना है, कहाँ पे जाना है, बाहर आ गया पहले धीरे धीरे। अब जब चूंकि वो वर्कपीस से कांटेक्ट उसका खत्म हो गया है, सेफ पोजीशन में आ गया है, तो क्या बोले, एक्स में चले जाओ तुम 200 में। एक्स का जहां पे 200 होगा वहां पे डायमीटर में पहुंच जाएगा। अब फिर क्या बोलेंगे, जेड में वापस पीछे आ जाओ प्लस में, यानी इधर सेफ पोजीशन में आ जाओ। ये वही चीज किया, देखो यहाँ पे आया, काटा। इस लाइन को देखते हैं, जेड जी। G01 -22 N40 में यहाँ पे आया। फिर क्या बोले, 26 में थर्ड पोजीशन में यहाँ पे आया। फिर क्या बोले, अब यहाँ पे रैपिड आया, तो ये क्या किया, डायगनली मूव कर गया।
सेव पोजीशन में, उसके बाद में लिखें M30 यानी प्रोग्राम बंद हो गया। तो आसान है। पहले स्टेप में क्या किया, टूल को क्या जहां पे उसका पोजीशन था उसको वर्कपीस के क्लोज लाए, डेप्थ लिए, फिर क्या किया मटेरियल पे आगे चलवाए ताकि मटेरियल काट लेगा। जब मटेरियल कट जाएगा तो क्या करेंगे, उसको बाहर लाएंगे। देखो मटेरियल यहाँ 2 पॉइंट तक काटा है, थर्ड पोजीशन में क्या किया, उसको बाहर लेके आए, फिर क्या किया, उसको सेफ पोजीशन में वापस भेज दिए। बस ये चीज है। टूल को वर्कपीस के पास पहुंचना है, मटेरियल को काटना है, मटेरियल से बाहर निकलना है, फिर सेव पोजीशन में चले जाना है। ये चीज, बस यही ऑपरेशंस होते हैं। अब कैसे कैसे परफॉर्म करना है, फंक्शंस क्या क्या चीज है, वो आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो ये फंक्शंस अभी जो आया है, टूल कैसे मूवमेंट करेगा, अप्रोच करेगा, ये समझ में आया, क्लियर है? ये क्लियर आया सर, बट जो यहाँ पर लिखा है G97 ये सब मतलब ये सब हमको नहीं बुझाया सर। हाँ, तो वो केवल वो कोड है, अभी केवल टूल का पाथ को पहचानना है कि करना क्या है। बस अभी बोले कि पहले जानना होगा कि उसको जाना कहाँ है और करने कैसा है, क्या क्या चीजें, क्या बात करेंगे मशीन के साथ में, वो चीज समझना अभी आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे करके उसको समझेंगे। तो पहला चीज अगर क्लियर है कि भाई पहले क्या होगा, टूल जाएगा वर्कपीस के सामने, ठीक है, वहां जाएगा और फिर वहां पे होल्ड जी करेगा, सर। फिर क्या करेगा, डेप्थ ऑफ कट लेगा, यानी अब कट के लिए नीचे उतरेगा। फिर क्या करेगा, जितना लेंथ स्पेसिफाई है उसके पास में वो उतना काटेगा, फिर वर्कपीस से बाहर निकलेगा धीरे से, अब फिर क्या करेगा, वापस जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। तो ये क्लियर है। पहले क्या करेगा, टूल को अप्रोच करना है वर्कपीस के, फिर डेप्थ ऑफ कट लेना है, फिर अपना पाथ फॉलो करना है, फिर बाहर निकलना है, फिर होम पोजीशन या फिर जहां पे उसका सेव पोजीशन है वहां पहुंचना। ये क्लियर है अभी बात? कोडिंग को अभी भूल जाओ। अभी क्या जी है, सर, ये टूल पहले पहुंचेगा, डेप्थ ऑफ कट लेगा, अपना पाथ फॉलो करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर सेव पोजीशन की ओर जाएगा। ये चीज है, पहला स्टेज है। जी सर। ठीक, अब यहां देखते हैं, अब ये जी क्लियर हो सर। जाएगा। यहाँ पे एक लेथ प्रोग्राम है जिसमें क्या है, 3 स्टेप दिख रहा है। यहाँ पे अभी हम बोले थे कि एक अगर सर्कल दिया है, जी सर। यहाँ पे इसका मतलब ओरिजिन है। यहाँ पे हर तरफ से ड्राइंग में डिस्टेंस दिखा हुआ है। पहला स्टेप जो दिया हुआ है वो कितना है, जी सर। 7.5 mm का डिस्टेंस है, यानी जेड एक्सिस पे। इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव है, और इस साइड आएंगे, राइट साइड आएंगे तो होगा पॉजिटिव। और ये डायमीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव। डायमीटर में ही वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो जाएंगे नहीं तो खत्म हो जाएगा मटेरियल। ओके। यहाँ सभी डिस्टेंस क्लियर, 7.5 है। दूसरा जो पार्ट है वो 35 है। तीसरा पार्ट क्या है, 50 का है। अब सभी पॉइंट का डायमीटर भी दिया हुआ है, ये 25 है, ये 60 है, और ये पार्ट दिया हुआ है। तो पहला पोजीशन में क्या बोले हैं कि हम टूल को बुलाते हैं। टूल आएगा पहले यहाँ पे, ठीक है, पहले पाथ को समझ लो। टूल कहीं पे बाहर में है, जी टूल को बुलाए, आओ इस जी पॉइंट पे आओ, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से वापस पहुंचना है। फिर रिटर्न। हाँ, जी सर। वो सभी पॉइंट्स को कवर किया। क्या किया है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर बाहर, यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट इसको दिख रहा है, ठीक है। जी सर। तो ये चीज है, जब टूल को बुलाएं तो 5 हम क्या पॉइंट करें कि हर मूवमेंट में हम दिखाएं। पहला पोजीशन क्या बोले, तेजी से आओ भाई, यहाँ पे इस पोजीशन पे आओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जी डालेंगे। सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल में हम उसको बुलाएं कि फिर मूवमेंट दिखाए। देखो ये पहले क्या बोले, तेजी से आओ भाई, टूल अप्रोच किया वर्कपीस को, 25 में आया, x25 में है, और यहाँ पे z में 5, ठीक है, हवा में, मतलब वही बाहर में ही है। फिर क्या किया, धीरे धीरे उतरा, नीचे उतरा, कहाँ पे पहुंचना है, z का 0 लाइन, मतलब इस लाइन पे पहुंचेगा। अभी यहीं पे था, 5 यहाँ पे था प्लस में, अब क्या किया, 0 में आ गया, यहाँ पे आ गया टूल। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, z माइनस 7.5, यहाँ से 7.5 जितना मूवमेंट था बस यहाँ से यहाँ मूव कर गया, धीरे धीरे चल के। फिर क्या बोला है कि अब यहाँ जाना है इसको, x में 60 जाना है। देखो डायमीटर यहाँ 60 है इस पॉइंट के लिए, और डिस्टेंस कितना है, 35 माइनस में है। तो क्या बोले, अब यहाँ से यहाँ के लिए पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट दिए, x और z दिए। क्या बोले, x में 60 जाओ,
और जेड में कितना जाना है -35, तो यहाँ से वो टेपर चला गया। अब जब यहाँ पहुंच गया तब हम क्या बोले, टूल यहाँ जाओ। यहाँ पहुंचने के बाद में क्या बोला, एक्स में 62 जाओ, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में एक्स में ऊपर जाओ, जी सर। यानी डायमीटर पर जाओ, 60 है तो 60 से ऊपर चले जाओ। अब फिर क्या जाओ, जब थोड़ा उठ गए तो फिर ऊपर जाके और मतलब सेव पोजीशन में और तेजी से जाओ, एक्स में 80 जाओ, पहले एक्स में उठो फिर जाओ जेड में। तो यही लेथ पे हमेशा ध्यान देना है। जो सिंपल ऑपरेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, पहले एक्स में हमको मूवमेंट देना है, उसके बाद में जेड में देना है। तो ये वाला प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछो इसमें से। जी इसमें नहीं कुछ कंफ्यूजन है सर। हाँ, तो हमेशा देखना है कि सीक्वेंस ऑफ पाथ, उसका पाथ पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले यहाँ आना था, कटिंग एक्शंस किया, यहाँ पे पहुंचा, पहले सेफ पोजीशन में रुका। देखो एक जो लाइन है यहाँ पे x25 z5, जी ये यहाँ पे इसको रोकते हैं, इसको लेके आए, एक सेफ पोजीशन में रोके। सेफ पोजीशन में रोकने के बाद में क्या है, टूल को अब धीरे धीरे अप्रोच करेंगे मेटल की तरफ। अब चूंकि इसके पास में ऑब्स्टेकल आ रहा है तो क्या करना है, उसको अपना जो स्पीड है उसको कम रखना है, यानी G01 को फॉलो करेगा, वो धीरे धीरे चलेगा। यहाँ से आया, मटेरियल से इंटरेक्ट किया, वो काटा, 7.5 तक गया। फिर अब क्या बोला है कि इसको इस पॉइंट में आना है, 60 तक जाओ। तो वो क्या किया, 60 तक चला गया। तो जेड कितना दूर है, 35 में। तो इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया मूवमेंट के लिए, वो वहां गया, उसको काटा और चला गया। फिर क्या बोले, जब कटिंग हो गया है तब क्या करना है, इसको बाहर आना है। बाहर आया, धीरे धीरे बाहर आया। एक्स में क्या किया, 62 था, 60 तक तो मटेरियल ही, 62 में बाहर आ गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब जब बाहर आ गया तब वो तेजी से कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मटेरियल अब दोनों साइड से उसको नहीं मिलने वाला, इसीलिए क्या किया, बाहर आ गया, चला गया। ओके, क्लियर है ये। अच्छा ये सारा, इसको जी प्रोग्राम सर। को क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लो समझने के लिए, और फिर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसके बाद में आप पूछ लेना, ठीक है। ओके सर बिल्कुल। ओके, हो गया सर। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक तो अब ड्राइंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ड्राइंग में देख रहे हैं चक है दोनों से, यानी वर्क होल्डिंग डिवाइस है। चल अब हम इसको एक वर्कपीस को, पकड़ा एक हुआ है। मेटल को पकड़े हुए हैं। इसमें हमको क्या क्या बनाना है, ध्यान देना है। जी क्या सर। है, पहला डायमीटर कितना है, 50 का है, कुछ स्ट्रेट पोर्शन है। फिर उसके बाद में क्या है, बड़ा डायमीटर 80 का है, फिर यहाँ पे टेपर हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 30, 50, जी सर। 50 का, यानी यहाँ से दिया हुआ है, इधर से कितना दिया है, इसका पार्ट दिया हुआ है 50 डी पोजीशन के लिए। हमेशा पोजीशंस को देखना है। पहले मेरे पास में क्या है, टूल का पोजीशन है जो ए पोजीशन पे है, किसी खास जगह पे टूल रुका हुआ है पहले से, उस पोजीशन को बोलते जी हैं सर। ए। फिर ए से कहाँ जाना है, इसको बी में, एक पाथ तैयार कर रहा है। ए से गया बी में, बी से मूवमेंट करेगा सी में, जी सर। स्ट्रेट है, सी से फिर डी में, फिर डी से वापस ए की ओर। यही चीज है, एक क्लोज पाथ बन गया इसके लिए। एक ही है। हाँ, जहां से गया वहीं से फिर काट के फिर अपने पास जी घूम सर। के वापस आ गया। तो पहला जो कमांड है मेरे पास में M12 है। M12 का कमांड का यूज जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, किसी मशीन कोड है वो करता है क्लैंपिंग और अनक्लैंपिंग, जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है या न्यूमेटिक सिस्टम से अगर कोई काम कर रहा है तो चक क्या करता है, मैनुअली स्क्रू से ना टाइट करके, हैंडल से ना टाइट करके क्या करते हैं, एयर लॉक करते हैं उसको, हम लोग चक से होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। होल्ड करने के लिए M12 कमांड का यूज करते हैं। अच्छा फिर अब हम क्या बोले कि जब वर्कपीस पर होल्ड हो गया है तब तो हमको कटिंग एक्शंस करने के लिए किसी टूल का तो जरूरत होगा। तो टूल जो हम यूज करते हैं उसको हम कमांड जी दे सर। के बुलाएं, क्या, T0101। तो टी के साथ में 4 डिजिट यहाँ पे दिखते हैं। शुरू का 2 डिजिट क्या करता है, किसी टूल का नंबर को बताता है, और आखिरी का जो 2 डिजिट रहता है वो टूल का ऑफसेट बताता है, ठीक है। यानी हम अच्छा बुला रहे हैं एक नंबर टूल का, एक नंबर ऑफसेट को हम बता रहे हैं। एक ही टूल में खूब सारे ऑफसेट डाल सकते हैं। ऑफसेट डालने का मतलब है कि उसका पोजीशन, इंटरेक्शन कहाँ पे होगा वर्कपीस के साथ में, वो चीज। फिर उसके बाद में जब हम टूल बदल लिए, टूल को भी चुन लिए, पहले क्या किए, वर्कपीस को क्लैंप किए, फिर टूल को इंगेज कर लिए। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अब हम टूल को अप्रोच करेंगे, यानी ए से बी की ओर जब जाएंगे तब हम उसको बुलाएं कि जाओ भैया, अब जाओ, वर्कपीस के पास में जाना है, टूल को
पहुंचाना है तो हमको बात करना होगा, उसको इंटरेक्ट करना है, उसको समझाना होगा कि भाई अब तुमको जाना है, तैयार हो गया तो घर से बाहर निकलना है ना घूमने के जी लिए। सर। तो वैसे ही हम क्या किए, टूल को बाहर लेके जाए कि भाई जाओ वर्क पीस के पास में जाओ। मैं तैयार हो जाते हो तो सबको क्या बोलते हैं, अरे आओ जाओ, कितना देर से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आओ। तो यहाँ पे भी वर्क पीस के साथ में वैसा ही है कि जब भी हम चलिए। टूल को जो हम बुला रहे हैं कि अब जाना है, कटिंग करना है, सब तैयारी कर लिए हैं, टूल का सिलेक्शन कर लिया है, मटेरियल को भी क्लेम कर लिए हैं, अब टूल जाएगा वर्क पीस के पास में। तो वैसा टाइम पे क्या किया, तो हम क्या करते हैं, मोशन दे देते हैं भाई, उसको भी घुमा देते हैं वर्क पीस को, क्योंकि लेथ मशीन है, टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं, रोटेटरी फंक्शन होता है। स्पिंडल घूमेगा, टूल स्टेशनरी रहेगा, यानी वर्कपीस जी घूमेगा, टूल रुका रहेगा। तो टूल अब गए, सेव पोजीशन पे लेके आ गए, टूल को लेके आए, उसके बाद में क्या किया, पॉइंट ए में पहुंचे, यहाँ पे जी कटिंग करने के लिए। अब स्पिंडल को घुमा दिए, स्पिंडल को घुमा दिया। आप जानते हैं कि कटिंग होगा तो क्या किया, कूलेंट को ऑन कर दिए। जो 25 नंबर M8 का मतलब होता है कूलेंट को ऑन कर दिए। M3S600 का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए हैं, कितना आरपीएम में, 600 आरपीएम में, यानी 1 मिनट में 600 बार वो घूम जाएगा, इतना जी स्पीड उसको रखें। फिर इसके बाद में बोले हैं कि अब जब उसके सेव अच्छा पोजीशन में आ गए हैं तो बी के पास जब पहुंचेंगे, तो बी के पास पहुंचेंगे तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे पहुंचना है। अभी तो हम तेजी से आ गए ये पोजीशन तक में, खाली थे इसीलिए। अब चूंकि वर्कपीस के जी पास जा सर। रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अप्रोच करने के लिए हमको, मेरे पास में है G01 कमांड। अब हम इसका साइज देखते हैं कितना है, 50 है डायमीटर 50 लिखा हुआ है। 50। इसीलिए हम डायमीटर का वैल्यू लिए एक्स में, क्या लिखे हैं, x50 जी और जेड में 0, यहीं पे 0 है, इसी लाइन पे। इसके पीछे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, इधर जी इधर सर। जाएंगे तो प्लस में, तो इसी लाइन पर है। यहाँ पे अप्रोच करेंगे बी में तो क्या होगा, x में 50 और जेड में 0। अब जब वहां पहुंचे तब जी क्या सर। बोले हैं कि इंक्रीमेंटल में, W का मतलब है कि यहां से यहां जाना है। भाई हमको नहीं मालूम है कितना जाना है, यहाँ से सभी डायमेंशन इस पॉइंट से दिया है, यहाँ से कितना जाना है, 30 जाना है। तो इधर जा रहे हैं तो माइनस होता है, तो हम क्या लिख दिए, जी सर। -30। इस पॉइंट से ये 30 लिखा हुआ है, सी का पोजीशन यहाँ पे मेहनत। 30 दिख रहा है। तो हम क्या करें, बी से सी गए तो क्या हुआ, -30 जी चले सर। गए। कितना कितना तेजी से जाएंगे, फीड दे दिए अच्छा। 200 का फीड से, मटेरियल काटते हुए जा रहे हैं इसीलिए हम 200 का फीड दे दिए। फिर यहाँ पहुंच गए। अब इसके पास में कहाँ पोजीशन जाना है, इसके पास में जाना है डी में जाना है। सी से डी की ओर जाएगा। अच्छा। तो सी से डी का जब जा रहे हैं तो डी कितना है, डी पॉइंट में मेरे पास में एक्स है 80 और जेड कितना है 50। तो हम यहां से ही गिन रहे हैं, तो यहां से 50। देख रहे हैं तो ये क्या है, 20 का डिस्टेंस है। 30 और 50 और 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। जब हम एक बार तो इस 20 पोजीशन आएगा। से इस पोजीशन को देखें तो हम सी से डी का डिस्टेंस कितना हो गया, 20। तो हम एक्स में गए 80, लिख दिए एक्स में 80। जी सर। उसके बाद में डब्ल्यू कितना जाना था, -20, यहीं से गया -20 चल गया। ठीक है। अब फिर धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि टेपर काट रहे हैं तो और फीड को कम कर जी दिए। फिर जब यहाँ आ गए तो हम क्या किए, फिर से वापस इसको टूल को लेके आए। जब यहाँ कट गया तो बाहर लेके आए टूल को, फिर वापस हम यहीं से बुला लिए वापस। इधर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर कटिंग तो करना नहीं है। जब कटिंग खत्म तो क्या हो गया, टूल को वापस बुला लेना। तो एक्स में बोले 100 जा और जेड में 50। एक्स में 100 उठा और जेड वापस में बुला। 50 आ गया, पीछे आ गया। फिर क्या बोले, इसको अब वापस से चेंज करना है, सब चीज को वापस से बंद कर देना है, बस यही चीज है प्रोग्रामिंग। तो पहला स्टेप क्या है कि टूल को सिलेक्ट करना, वर्कपीस को अप्रोच करना, डेप्थ ऑफ कट लेना। उसके बाद क्या करना है, टूल को पाथ देना कि किस रास्ते पे चलेगा। सारा पाथ जुड़े होने चाहिए, एक भी पाथ मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी मिसिंग रहेगा तो वो वहीं जाकर रुक जाएगा या फिर एरर दिखाएगा। इसीलिए क्या हो कि क्लोज्ड पाथ बने, अब फिर वो वापस सेफ पोजीशन में चले जाए। तो प्रोग्रामिंग आई होप ये आसान था, अभी तक तो समझ में इसी से चलेगा। ठीक है, वो पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लिए जी हो? सर। ये क्या? जी सर, ले लिए थे। अच्छा ठीक है, ये वाले प्रोग्राम का ये वाला अभी लिए सर इसका। अच्छा ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरा वाले में, इसके बाद में है
अब जैसे बताएं कि प्रोग्रामिंग करना में क्या है कि हम सब क्या ध्यान देना कि पाथ मेरा कंप्लीट होना चाहिए। अब कौन सा टूल कैसा काम करना है वो सारी चीज को हमको ध्यान में देखना है। जी ठीक, तो ये चीज ध्यान में देना है कि पाथ हमेशा जो होता है टूल का पाथ वो कंप्लीट होना चाहिए। टूल का पाथ अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या हो सकता है कि टूल जो है अपना मूवमेंट शो नहीं करेगा और वहां पे होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा वो उस फंक्शन से। अगर कोई भी रुक स्टेप जाएगा सर। मिसिंग रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ओरिजिन दिया हुआ है, वही वाला को एक्सटेंड किए हैं, इससे पहले ही सेम एग्जांपल था 60s के बाद में हमें और एक स्टेप बढ़ा जी दिया, सर। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 जाना है। डिस्टेंस दिया हुआ है जेड में भी, जी इधर से दिया हुआ है, यानी सब नेगेटिव में है, 7.5 -15 -25 -35, और ये दिया हुआ है डायमीटर। तो डायमीटर जो भी हमको बनाना रहता है उसको एक्स का वैल्यू में पूरा का पूरा डालते हैं, उसका हाफ वैल्यू नहीं डालते, पूरा का पूरा डालते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को समझते हैं। पहला प्रोग्राम क्या है, टूल को बुलाएं। ठीक है, सेव पोजीशन में टूल को बुला जी के सर। लेके आएंगे, एक नंबर टूल को बुलाएं, और फिर एक नंबर टूल में क्या बोले, T01 और 01, यानी जो ऑफसेट हम वैल्यू लिए हैं, कौन सा टूल सिलेक्ट किए, एक नंबर का टूल को सिलेक्ट किए हैं, साथ ही साथ में क्या किया है, 0 नंबर ऑफसेट को बुलाए। टूल 1 विथ ऑफसेट 1, फानुक कंट्रोल। फानुक पे ही सीख रहे हैं इसलिए फानुक का ही बता रहे हैं। फिर हम क्या किया, कांस्टेंट। जी सर। ये पे स्पीड हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, कि पूरा ड्यूरिंग द प्रोसेस कटिंग करते रहे तो कटिंग जो है आरपीएम जो रहे वो कांस्टेंट रहे। इसीलिए हम लोग क्या किए, एस 500 लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका सामने मतलब लिखा हुआ है कि स्पिंडल को क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। टूल सिलेक्ट किया, अब जब अप्रोच करेंगे उससे पहले क्या किया, टूल सिलेक्ट करने के बाद में मोशन दे दिए किसको, वर्क पीस को। ठीक है, मोशन इसलिए दे देते हैं, सेफ इसलिए रखते हैं कि ओ- अगर अगर वर्कपीस को अगर मोशन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, टूल को अगर हम लेके आते हैं, बाई चांस अगर किसी कारण से हम कोई चीज मिस कर जाते हैं तो क्या होगा, सीधे इंटरेक्ट ना करें। अगर वो मोशन में रहेगा तो मटेरियल क्या होगा, कट जाएगा। वरना क्या होगा, ऐसे में अगर स्टेशनरी है वर्कपीस और टूल मोशन करके आया तो वो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा टूल। और इसमें क्या होगा, कटिंग हो जाएगा, कटिंग एक्शन परफॉर्म हो जाएगा अगर मोशन में है तो आरपीएम भी दे दिए हैं वर्कपीस को। अब क्या किए, पोजीशन में पहुंचे। ठीक है, टूल को हम लोग क्या किए, पोजीशन में पहुंचाएं, कहां पे, ओके सर। X0 Z0, इस पोजीशन में टूल आ गया। ठीक है, अब फिर यहां से हमको ऊपर जाना है, यानी इधर से काटते हुए ऊपर जाएगा, पॉइंट 1 में जाएगा, P1 की ओर जा रहा है। हमको क्या करना है, जेड में -7.5, जेड 7.5 पहुंचा यहाँ पे, X25 में था, यहाँ पे आया, फिर टूल ऊपर उठा X25 में, यहाँ पे दिख रहा है 25 में, काटते हुए ऊपर गया। फिर क्या किया, इसको इधर जाना है, जी एक्स में उतना ही है लेकिन क्या कर रहा है, केवल जेड में मूवमेंट हो इधर रहा है, तो हम लोग का केवल जेड का मूवमेंट शो कर रहा है। 7.5 चला गया। अब क्या बोला है कि अब तो एक्स माइनस चेंज ना हो रहा है। हाँ माइनस होगा माइनस, हाँ, इस साइड में जितना भी आएगा वो माइनस में जाएगा, केवल एक्स ही जी पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स माइनस का मतलब है कि इस लाइन से जी नीचे सर। उतर जाएगा टूल। तो यहाँ इस पोजीशन में जाएगा, तो अब क्या हो रहा है, मेरे ओके पास सर। में पॉइंट 2 जाने के लिए क्या हो रहा है, एक्स का भी पोजीशन चेंज हो रहा है और जेड में भी चेंज हो रहा है। तो एक्स में P2 का वैल्यू दिखा रहा है, मेरे पास में क्या है, 40 है। तो एक्स में 40 चला गया और जेड में कहा चला गया, 40 पोजीशन देखते हैं P2 के लिए क्या है, 15। तो 15 पहुंच गया टूल, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया। 50। अब देख रहे हैं पॉइंट 3 जाने में क्या हो रहा है, एक्स में मेरा कोई चीज नहीं आ रहा, एक्स उतना का उतना ही है, लेकिन जेड भले चेंज हो रहा है। इसीलिए हम क्या किए, एक्स का पोजीशन नहीं डालें, केवल जेड का मूवमेंट दे दें। कितना बोले, 25 तक जाओ। पॉइंट 3 कितना है, 25 पे, -25 पर है। अब फिर पॉइंट 4 जाने के लिए देखते हैं कि फिर एक्स का वैल्यू चेंज हो गया और जेड का भी वैल्यू चेंज हो गया, यानी एक्स हो गया 60 और जेड हो गया है -35। तो एक्स यहाँ से जाएगा, पहले क्या करेगा, यहाँ 35। से एक्स 60 पे जाएगा और जेड भी -35 में जाएगा। जब यहाँ आ गया, कटिंग एक्शन जब खत्म हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि वापस टूल बाहर आ जाओ, एक्स 200 और जेड 100 पे टूल सेव पोजिशन में चले जाओ। तो ये चीज था, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लेना। जी सर। तो
तो ये अब और एक चीज़ कि जब इसको पढ़ रहे हैं, इसको जब कर रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न अगर रहता है, तो आज के क्लास पे आप बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, इसीलिए बोल रहे थे कि बेसिक्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग, कि बेसिक्स जी, कैसे अप्रोच करते हैं कि ये वर्क जो हम कर रहे हैं, काम करेंगे, वो किस हिसाब से पहला क्या है, मशीनिंग नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी मशीनिंग नॉलेज, इसीलिए आपका शुरुआती क्लास में हम आपको केवल सारे ऑपरेशंस आपको बताए गए हैं, कि कौन-कौन से ऑपरेशंस होते हैं, टूल का मूवमेंट किस तरह से होगा। सीएनसी प्रोग्राम बनाते समय हमको क्या करना है, पहले ध्यान में जी, रखना है कि टूल को सिलेक्शन होना चाहिए अच्छा, टूल सिलेक्शन हो गया उसके बाद में क्या करेगा, वर्कपीस को अप्रोच करे। वर्कपीस को अप्रोच करने का मतलब है उसके नज़दीक जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, कटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। कटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसमें ध्यान में देना है कि जो टूल है उसको सभी पाथ उसको पूरे मिले। जब सभी पाथ उसको फॉलो मिल जाता है, सभी सीक्वेंस उसको मिलता है, उसके बाद में क्या है, जब कटिंग एक्शंस खत्म हो जाए, टूल को क्या करना है, वर्कपीस से बाहर निकालना है। बाहर निकालेगा तो धीरे-धीरे बाहर आएगा, उसके बाद में जब वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सेफ पोज़ीशन में पहुँचाएँगे, उसके बाद में प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो आई होप आज के क्लास में आपको जो थोड़ा बहुत भी ओके। डाउट्स है या फिर प्रोग्रामिंग को कैसे अप्रोच करेंगे वो सारी चीज़ हो चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप आने वाले क्लासेस में नेक्स्ट क्लासेस में आप पूछ लीजिएगा।